और अस्सलाम वालेकुम। 6 जनवरी पाकिस्तान में मंगल की सुबह और आसिम मुनीर डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 38। अब चलते हैं ज़रा आज की अहम खबरों की तरफ और आज की पहली खबर आपके सामने बांग्लादेश ढाका से रखते हैं। खबर ढाका के बारे में है लेकिन खबर निकल रही है इस्लामाबाद से। एक नए टार्जन की वापसी हुई है। आजकल आसिम मुनीर साहब की जो हार्ट स्टेट है उसमें आए दिन कोई नया टार्जन जो है वो वारिद होता है। अब एक नए टार्जन साहब आए हैं और उनका नाम है अयाज सादिक। जी हाँ, जो इस वक्त कौमी असम्बली के फॉर्म 47 के स्पीकर हैं अयाज सादिक साहब, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने एक ऐसी मंजरकशी की है कि सभी को हैरान कर दिया। कल उन्होंने रिपोर्टर्स को बुलाया, सहाफ़ियों को बुलाया, उनके साथ नशिस्त की। खबर पहले आपको दे दें और फिर इसके पीछे की स्टोरी क्या है वो आपको सुनाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। पर उन्होंने कल सहाफ़ियों के साथ एक नशिस्त की जिसमें उन्होंने एक बहुत ही सनसनीखेज़ वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा कि जितने भी पड़ोसी ममालिक थे, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, इंडिया, इन तमाम के जो सफारती वहाँ पर वफ़द गए हुए थे, उन्हें बेगम खालदा ज़िया मरहुमा के जनाजे में लेकर जाने के लिए एक ही बस के अंदर बिठाया गया। उन्होंने कहा जब मैं बस में इंटर हुआ तो जो इंडिया के वज़ीर ख़ारजा थे और उनके सफ़ीर थे वो फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे। मैं पीछे जाके अपने सफ़ीर के साथ पिछली सीट पर बैठ गया। जो इंडियन वज़ीर थे और इंडियन सफ़ीर, उन्होंने शीशे के पर्दे आगे किए हुए थे ताकि वो बांग्लादेशी आवाम से बच सकें। मैं जाके जब पिछली नशिस्त पर बैठा आया, सादिक साहब ने कहा, तो मैंने वो पर्दे साइड पर कर दिए ताकि बांग्लादेशी अवाम मुझे देख सकें और मैं उनके नारों के जवाब दे सकूं। मतलब कि वो मुझे ये समझ नहीं आई, वो आए तो बेगम खालदा ज़िया मरहुमा के जनाजे पर थे। अयाज सादिक साहब जिनके निकलने पर शायद लाहौर में भी कोई नारे नहीं मारता, उनके एजाज़ में बांग्लादेश में नारे क्यों मारे जाएंगे, ये मेरी समझ से बाहर है। चलें मान लेते हैं, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि वहाँ पर मौलाना फजल रहमान जाते हैं, उनका रिलीजियस वहाँ पर एक हल्का अहबाब है। चले मान लेते हैं वहाँ पर नवाज़ शरीफ जाते हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लोग उन्हें जानते हैं ज़ाहिर है शक्ल से। वहाँ पर आसिफ जरदारी जाते हैं, चले हम मान लेते हैं वहाँ बिलावल जरदारी जाते हैं, लोग उन्हें जानते हैं शक्ल से। अयाज सादिक साहब को तो यकीन कीजिए पाकिस्तान के अंदर आधे से ज़्यादा पाकिस्तान नहीं जानता कि वो कौन है। मैं जब अभी व्लॉग में बात कर रहा हूँ तो आप में से मैं बहुत सारे लोगों को दावत देता हूँ कि नीचे कमेंट में लिखते हैं कि क्या नाम लेने से आपके सामने अयाज सादिक साहब की तस्वीर है। मैं ये नहीं कह रहा सबके सामने नहीं, लेकिन बहुत सौ को नहीं पता होगा अयाज सादिक कैसे दिखते हैं। अब अयाज सादिक ना ही पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रहे, ना ही कभी इंटीरियर मिनिस्टर रहे, ना ही कोई चीफ मिनिस्टर रहे, वो मैक्सिमम स्पीकर बने कौमी असम्बली के। अब मुझे बताइए कि ढाका वालों को उनका कैसे पता, लेकिन वो इस बात पर आज सहाफ़ियों के सामने मुसर थे, इस बात पर जोर दे रहे थे कि लोग बाहर नारे मार रहे थे और मैं उनके नारों के जवाब दे रहा था। समझ से मेरी अभी तक बालातर है ये बात, लेकिन चलें वो कह रहे हैं तो आगे चलते हैं। उन्होंने कहा मैंने पर्दे हटा दिए, लेकिन ये नहीं है सनसनीखेज़ बात। वो आगे उन्होंने कहा कि पर्दे हटा दिए, आगे बस बढ़ी और जब जनाजगाह पर पहुंची बस, तो जो इंडिया के वज़ीर और उनके सफ़ीर, खुसूसी तौर पर सफ़ीर थे, वो दरवाजे पर खड़े हो गए और उन्होंने मेरा रास्ता रोक लिया, होस्टेज बना लिया मुझे। लफ्ज़ उन्होंने होस्टेज इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मंजर कशी जो की उन्होंने टार्जन की वापसी वाली, वो होस्टेज कि इंडियन सफ़ीर ने और इंडियन वज़ीर ने मुझे होस्टेज बना लिया। ये होस्टेज का लफ्ज़ उनका नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि दरवाज़ा बंद कर लिया और मेरे इसरार करने पर भी वो मेरा रास्ता रोक कर खड़े हो गए और दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। और जब मैंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया है, तो उन्होंने कहा कि आपकी जान को खतरा है, बाहर बहुत रश है, तो आपकी हिफाजत के लिए कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैंने ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोला, टार्जन की वापसी, मैं बाहर निकला तो मेरे साथ ही मालदीव के, भूटान के और दूसरे तमाम जो वफ़द थे वो भी निकल आए। अब ये जो आखिरी जुमला था इसको ज़रा मिला कर पढ़ें। इसका मतलब है कि वो होस्टेज आपको अकेले नहीं बना रहे थे। अगर वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे तो उसमें मालदीव, उसमें भूटान, उसमें नेपाल, इन तमाम मुल्कों के जो वफूद हैं वो भी आप ही के साथ थे, क्योंकि आपने खुद ही कहा कि आप ज़बरदस्ती आपने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोल के आप इन तमाम लोगों के साथ फिर नीचे उतर गए। इसका मतलब ये हुआ कि सभी लोगों को रोका हुआ था, तो आपको होस्टेज तो नहीं बनाया था, लेकिन आप वहाँ पर मंजरकशी ये कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि ये सारी प्लानिंग करके आए थे वो इंडिया से, वो मुझे रोकना चाहते थे कि मैं जनाजा ना अदा कर सकूँ, और ये सारी की सारी वहाँ से प्लानिंग की हुई थी। माशाल्लाह, ज़रा बात सुनिए और सर दुनिए। पहले तो इनके नारे लग रहे थे ढाका में, जिन्हें पाकिस्तान में कोई नहीं जानता। यकीन करें लाहौर के बहुत सारे हलकों में ये निकले तो लोगों को नहीं पता होगा कि अयाज सादिक साहब, नाम का पता होगा, शक्ल का नहीं पता होगा लोगों को कि कौन है, और इनके लिए यहाँ कहीं नारे नहीं लगेंगे। लेकिन वो फरमा रहे हैं कि ढाका में मेरे लिए नारे लग रहे थे जिनके मैं जवाब देता रहा, और उसके बाद होस्टेज बना लिया मुझे इंडियन वफ्द ने। अब आप कहेंगे फिर इसमें स्टोरी क्या है, वो हम आपको बताते हैं। आपको हमने बताया था कि हर रोज़ कोई नई स्टोरी देनी है, बुरी या अच्छी। बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। ये जो फील्ड मार्शल साहब और उनका ग्रुप है, जिसमें ISPR में भी लोग हैं, ISI में भी है, इन्होंने इस चीज़ को तय किया है कि हमने हर रोज़ कोई नया टॉपिक देना है मार्केट में, ताकि वो डिस्कशन हो। वो भले बुरा टॉपिक हो, भले किसी बड़ी चोरी का हो, बड़े कत्ल का हो, बड़े पुलिस मुकाबले का हो, कवाल के ऊपर मुकदमे का हो, कुछ भी हो, इन्होंने बड़ा टॉपिक देना है ताकि मीडिया सारा उसको डिस्कस करे। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो फूल और कांटे बो दिए हैं, फूल तो कम ही हैं, कांटे ही हैं, बबोली हैं, जो पाकिस्तान के लिए बो दिए हैं, उनके ऊपर बात ना हो।
उनकी रीअपॉइंटमेंट पर बात ना हो, उनकी रिटायरमेंट पर बात ना हो, उनकी एक्सटेंशन पर बात ना हो, उनके गैर कानूनी कारनामों के ऊपर बात ना हो। हाल ही में उनकी एक वीडियो आई जब वो मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देने के लिए जा रहे हैं और बड़े वाला मास्क, जी हाँ, आसिम मुनीर साहब ने वो बड़े वाला मास्क लगाया हुआ है, बिल्कुल वही वाला मास्क जो बहुत सारे फिजिशियंस लगाते थे जब कोविड नया नया आया था। उसके बाद फिजिशियंस ने भी लगाना वो बंद कर दिया। मीन वो इतना बड़े वाला मास्क है ताकि आपका मुंह जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर छुप जाए। तो फिक्र क्या है कि लोग मुझे ना देखें, मुझ पर बात ना करें, मेरे खिलाफ नारा ना लग जाए, मुझ पर तनकीद ना हो जाए, इसलिए इस तरीके के शोबदे हर रोज़ छोड़े जाते हैं। अब इस बात में ना कोई मंतक है, ना कोई बात है। हाँ, ये ज़रूर है कि हर बंदे की अपनी एक कैलकुलेशन होती है। अगर बस के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं तो हो सकता है भारतीय जो वफ्त हो वो अपनी जान के फिक्र के लिए ये समझता हो कि अभी दरवाज़ा जब तक सिक्योरिटी नहीं आती खोलना दुरुस्त नहीं है, और वो वेट कर रहे हो सिक्योरिटी के आने का, और पीछे ज़ाहिर है नेपाल वाले, भूटान वाले सारे साथ ही खड़े हैं। तो आपको उन्होंने कहाँ से होस्टेज बना लिया? सिर्फ कर्नल साहब ने कहा कि आप बैठें और ये वाला शोशा छोड़ें कि इंडियन वफ्त जो है वो इंडिया से तैयारी करके आया था कि उन्होंने आपको खालिदा ज़िया का जनाजा नहीं पढ़ने देना, और इसलिए वो आपका रास्ता रुके हुए थे। 78 साल से हमें इसी तरह के मंजन कोई ना कोई बताए जाते हैं, दिए जाते हैं, सुनाए जाते हैं, कुश्ते खिलाए जाते हैं, और कौम खाकर जज्बाती नारे पीछे मारती रहती है। तो ये आज का ब्लूपर कह लें, इसे एक स्टूपिड टार्जन की वापसी का किस्सा था, वो समझ लें, या इसको जो भी समझना है। ये आज की पहली खबर हमने इसलिए रखी कि अभी ये मीडिया में फैलेगी। थोड़ी देर पहले ही ये हमने इसको सोशल मीडिया पर फैलते देखा, तो हमें लगा कि इसको वक्त से पहले आपको ये पता होना चाहिए। अगली जो एक और चीज़ डेवलप हो रही है जो आपके सामने रखनी ज़रूरी है, वो है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उनका डिपार्चर इस वक्त प्लान किया जा रहा है। सबसे पहले तो याद कीजिए कि इसहाक डार साहब, जी हाँ, इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने ही पाकिस्तान की इकॉनमी को यहाँ तक पहुँचाया था, लेकिन फिर ये कहा गया कि वही ठीक करेंगे। फिर उन्हें एयरफोर्स 1 के जहाज़ में बिठाकर वापस लाया गया। फिर उन्होंने आकर दोबारा सर्जरी की पाकिस्तान की जो इकॉनमी थी उसकी, लेकिन हमारे जनरल्स को वो पसंद नहीं आई। उन्होंने फिर उन्हें कहा कि नहीं, इन्हें अब वजारत खारजा में ले जाते हैं, इनकी यहाँ ज़रूरत नहीं है, खानापुरी के लिए वहाँ बिठा देते हैं, वजारत तो हम नहीं चलानी है। तो वो औरंगज़ेब साहब को ले आए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारी गवर्नमेंट में भी ये जब तक नहीं चाहते थे कि इनकी मर्जी की फाइनेंस पॉलिसीज़ बने, ये तब तक हर चीज़ के अंदर रोड़े अटकाते थे। अभी भी वैसा ही हुआ। अब औरंगज़ेब साहब आ गए, उन्होंने इकॉनमी चलाना शुरू कर दी। लेकिन अब हाल ही में मोहसिन बेग, जो बहुत ही करीब समझे जाते हैं फील्ड मार्शल साहब के और पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स के, और जाहिर है वो उनकी मर्जी, मंशा या उनकी जो आंख मारने के बगैर ये सारी बातें नहीं कर सकते। हाल ही में मोहसिन बेग साहब जो है वो टूट पड़े औरंगज़ेब साहब के ऊपर, जो इस वक्त मुशीर ख़जाना है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इनको फांसी लगा देनी चाहिए, इन्होंने जो जुर्म किए हैं और पाकिस्तानी इकॉनमी का सत्यानाश किया है। अब ये सारा मामला तो हो गया। जो औरंगज़ेब साहब थे, जैसे मैंने आपको बताया कि अब उनका डिपार्चर इसलिए तय हमें लग रहा है कि मोहसिन बेग उन पर कभी भी हमलावर ना हों अगर जनरल्स जो हैं वो उनको इशारा ना करें। लेकिन मज़े की इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मोहसिन बेग भी दोबारा इशारा यही कर रहे हैं कि इसहाक डार को ही वापस लाएं। तो इन जनरल्स के खिलवाड़ की समझ नहीं आती कि पहले इसहाक डार को निकालें, उसने मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है, उसको बाहर निकाल दिया, फिर वो उनको एयरफोर्स का जहाज़ भेजकर वापस बुला लिया, फिर वो वापस आ गए तो उन्हें दोबारा से फाइनेंस मिनिस्टर से, तो फिर वजीर खारजा, तो फिर अब औरंगज़ेब साहब की छुट्टी, तो अब दोबारा इसहाक डार। इन्हीं खेलों के अंदर पाकिस्तान की तबाही हो रही है। जब इनसे पूछें तो ये कहते हैं पाकिस्तान की तबाही के तमाम जिम्मेदार जो हैं सिविलियन हुक्मरान हैं, लेकिन खुद गौर करें कि सर्जरी पे सर्जरी कैसे कर रहे हैं, और वो भी जाली तरीके से। अब आगे चलते हैं। अगला कारनामा था तो छोटा, हमने आपके सामने रखा था, लेकिन अब वो बढ़ता जा रहा है। उसकी जो अब इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और वो कारनामा आपके सामने रखते हैं जो कुछ शालीमार गार्डन के अंदर हुआ, जो शालीमार बाग के अंदर हुआ, जहाँ पर एक कबाल अमजद फराज, जिन्होंने नकदा कोका गाना गा दिया था, और उन पर रियासत मुखालिफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। कोई और नहीं, रियासत मुखालिफ, रियासत के खिलाफ साजिश करने का मुकदमा दर्ज कर दिया। दफात लगाई गई 504, 505। हमें तो लगा था कि ये बातचीत से ही मामला हल हो जाएगा, लेकिन अब जो फराज साहब हैं, जो कबाल हैं, उनको अब उनका नाम फराज अमजद है, उनको अब एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवानी पड़ी है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि वहाँ पर किसी ने मुझे धमकी दी तो मुझे मजबूरन ये गाना पड़ा। आप सोचिए कि उनके ऊपर बगावत और रियासत के खिलाफ साजिश का मुकदमा दर्ज किया है। एक कबाल के जहन पर, दिल पर, दिमाग पर, उनकी पूरी जो कबाल पार्टी, पीछे तालियां बजाने वाले। अब इस मुकदमे को देखें, अगर ये अदालत में चले तो उसमें जाहिर है जब आप फौजदारी मुकदमात जो चलाते हैं तो उसमें सभी का जो रोल होता है वो बहुत ही एहतियात के साथ मुतय्यन किया जाता है, क्योंकि उन्हें सजाएं दिलवानी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 4 लोग लड़ते हैं कहीं तो बताया जाता है कि इस शख्स ने खंजर मारा, ये पीछे खड़ा था, इसने खंजर पकड़ाया, वो जो पीछे खड़ा था उसने ललकारा मारा कि पकड़ लो, मार डालो इसे। तो हर एक का रोल है और फिर रोल के हिसाब से उसे सजा मिलती है। ऐसे ही अगर साजिश और बगावत का केस होगा तो उसमें भी सभी को रोल असाइन किया जाएगा कि उन्होंने क्या जुर्म किया,
और जुर्म पूरे का पूरा जो तस्वीर है जुर्म की, उसके अंदर उन्होंने कहाँ-कहाँ रंग भरे और कौन-कौन सा अपना रोल प्ले किया। अब यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रही कि जो ढोलक के ऊपर उस्ताद तारी बैठे होंगे, उनके ऊपर क्या मुकदमा होगा कि उन्होंने 2 ताल के ऊपर ढोलक बजाई। जो पीछे ताली मारने वाले होंगे, उनके ऊपर क्या मुकदमा होगा कि 2 अज़ाफ़ी तालियाँ मारी नाकदा कोका 804 के ऊपर। जो हारमोनियम के ऊपर होंगे, उनके बारे में क्या कहा जाएगा कि उन्होंने जो सुर था उसको पकड़ा या नहीं पकड़ा। अगर कोई सितार पे बैठा होगा तो उसके बारे में क्या कहा जाएगा। तो बांसुरी पर बैठा होगा तो उसके बारे में क्या कहा जाएगा। लख दी लानत है मुकदमा बनाने वालों पर भी, मुकदमा लिखने वालों पर भी और आगे इसे चलाने वालों पर भी। कवाल क्या कहते हैं, सुनिए। मुझे 3-4 मरतबा आके उसने मुझे थ्रेट किया है कि आप ये गाना सुनाएं, आप ये गाना सुनाएं। अभी के मुझे ये गाना आता भी नहीं था, मैं उस शख्स की बात नहीं सुन रहा। उसने फिर से मेरे साथ स्टेज पर ही उसने फिर मेरे साथ बदतमीजी की। मैंने अपनी इज्जत और सामने जो ऑडियंस बैठी हुई थी कि उधर माहौल ना खराब हो, मैंने इसकी वजह से वो 2-4 शार मैंने सुना दी। सुन लिया आपने, वो बेचारे बता रहे हैं। अब वो तो एक जाहिर है अपनी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि मैं तो एक कवाल हूँ, मुझे सामने से उन्होंने कहा और बड़े गुस्से से कहा, तो मैंने मामलात को समझने के लिए ये सारी चीज़ जो है वो चला दी। लेकिन ये सूरत हाल बनी हुई है जी। अब ये बात मैंने जैसे आपको कहा कि फैल गई है। अब ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर स्टेटमेंट जारी कर दी है। अब दुरुस्त सुन रहे हैं, ये मजाक नहीं हो रहा। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ये कह रही है कि कवाल ने अगर नाकदा कोका गाना गा दिया है तो आप उसके ऊपर रियासत के खिलाफ साजिश, रियासत के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज कर देंगे। ये सरीहन बदतमीजी है, बेशर्मी है, इसको रोका जाए। अब ये ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट जारी की है। लेकिन मैं आपको अश्योर करता हूं कि हमारे इन दोस्तों को जो ये सब कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल भी शर्म नहीं आनी। अब आगे चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर यह है कि सुहेल अफरीदी के साथ पंजाब में जो हुआ वो पंजाब हुकूमत का नहीं, इस्टेब्लिशमेंट का फैसला था, उन्हीं की हिदायत पर हुआ। आपको याद आ रहा होगा कि जिस दिन सुहेल अफरीदी के साथ ये सब कुछ हो रहा था, मैंने आपके सामने ये तज्जिया रखा था कि ये मरियम नवाज़ नहीं करवा सकती, और जब इस्टेब्लिशमेंट किसी हुकूमत से इस तरह के काम करवाना शुरू हो तो वो उनको शदीद गंदा करना चाहती होती है और उसके बाद उनका जाना ठहर जाता है या उनके खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट ऑलरेडी काम कर रही होती है। अब ये जो स्टेटमेंट है कि सुहेल अफरीदी के साथ पंजाब में जो हुआ वो पंजाब हुकूमत का नहीं, इस्टेब्लिशमेंट की हदायत थी, ये मैं नहीं कह रहा, उस दिन मैंने कहा था। अब ये कंफर्म कर रहे हैं मुनीब फारूक। जी हाँ, जो अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है डीजी ISPR के, ISI के आजकल, मुन्ना मुनीब, वो खुद अब ये मान रहे हैं कि जो कुछ लाहौर में सुहेल अफरीदी के साथ हुआ वो पाकिस्तान के जनरल्स ने करवाया, वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया। उसके पीछे को कर्नल साहब थे, को ब्रिगेडियर साहब थे, जो उस सारे मामले को डायरेक्ट कर रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे, ऑर्केस्ट्रेट कर रहे थे। हमने आपको ये उसी दिन बता दिया था। बहुत सारे लोग, मरियम नवाज़, उनकी वज़ीर जो बदतमीज़ी कर रही थी, जो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड धक्के दे रहे थे, उनको मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे थे। मैंने आपको तब भी कहा था कि हाँ, ये पपेट है, अदाकार हैं, चेहरे इनके हैं लेकिन पीछे कोई और है। याद कीजिए, हमने आपके सामने एक्सक्लूसिव खबर रखी थी कि एक मेजर साहब जो हैं, गालिबन उनका नाम इमरान था या क्या था, वो लोगों की एंट्री करवा रहे थे वहाँ पर खड़े होकर गेट के ऊपर, और उन्हें अहकामात कहीं और से आ रहे थे। और ये भी आपको बताया था कि इस बार सेक्टर कमांडर जो हैं वो ISI के इस्तेमाल नहीं हो रहे थे, इस बार सेक्टर कमांडर ISPR के इस्तेमाल हो रहे थे। और आपको ये भी बताया था कि लाहौर के अंदर जैसे ISI के एक ब्रिगेडियर होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से उस सेक्टर को हैंडल करने के लिए ISPR के भी एक ब्रिगेडियर लाहौर के अंदर बैठते हैं। तो इस बार जो सारी ये जो कुछ हो रहा था वहाँ पर असेंबली के अंदर, ये ISPR की तरफ से अहकामात आ रहे थे। और अब मुनीब फारूक हमारी बात को कंफर्म कर रहे हैं, जो खबर हमने उस दिन आपके सामने रखी थी। दूसरे लफ्ज़ों में 40 लाख, क्योंकि 4 महीने 10-10 लाख मिलेंगे, और ये जो अशिया खुर्दोनोश खरीदने के लिए ये इमदाद होगी। देखते हैं इसके बाद वहाँ पर प्रोटेस्ट जो हैं वो ख़त्म होते हैं या नहीं होते, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। अब चलते हैं ज़रा आगे। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुआ है, ईमान वज़ारी, उनके खिलाफ केस में ज़ाहिर है उन पर रियासत मुखालिफ, फ़ौज मुखालिफ, रियासत ज़ाहिर है वो फ़ौजी जनरल्स के खिलाफ आपको बयान दे दे तो रियासत के खिलाफ बन जाता है। तो रियासत मुखालिफ, फ़ौज मुखालिफ बयान देने की वजह से उन पर जो मुकदमा बनाया हुआ है, उन्होंने अब उसमें अपने डिफेंस के लिए मरियम नवाज़ के माजी के बयानात चला दिए हैं और ये कहा है कि ये देखिए, अगर मुझे आपने इन केसेस में पकड़ना है, मुझे अगर प्रोसिक्यूट करना है, तो फिर आपको मरियम नवाज़ को भी करना पड़ेगा। माजी में मरियम नवाज़ भी ऐसे बयानात दे चुकी हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि मरियम नवाज़ को इसके ऊपर अदालत बुलाती है कि नहीं। लगता नहीं है, मैं नहीं समझता कि मरियम नवाज़ को अदालत बुलाएगी या इस सिलसिले में कोई भी उनसे सवाल जवाब होगा। हाँ, ये अलग है कि वो वीडियोस मौजूद हैं जिसमें मरियम कहती हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, और तमाम बयानात उनके वालिद, वो खुद उस वक्त के सिटिंग आर्मी चीफ, उस वक्त के सिटिंग DG ISI, उनके ऊपर वो हर तरह के इल्ज़ामात लगाते रहे। लेकिन ईमान वज़ारी ने ये बहुत ही बेहतरीन मूव की है, मैं यही कह सकता हूँ, स्मार्ट मूव किया। अब या तो अदालत को उन्हें बुलाना पड़ेगा और या फिर अदालत को वही करना पड़ेगा जो वो सभी के साथ आजकल कर रहे हैं कि बगैर सुने हुए ही सज़ाएँ सुना रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे मुनीब फारूक, जिन्हें आजकल लोग पता नहीं प्यार से या गुस्से से MF कहते हैं, वो कहते हैं कि रियासत ने अब ये फैसला कर लिया है कि उन्होंने हार्ड स्टेट बनना है, मज़ीद हार्ड बनना है।
उन्होंने कहा है कि अभी लोग नहीं डरते। जी हाँ, ये उनका कहना है कि अभी लोग पूरी तरह से नहीं डरते। अब रियासत ने ये फैसला कर लिया है कि भरपूर तरीके से लोगों को डराना है। उन्होंने कहा कि अब ऐसा सलूक होगा लोगों के साथ कि लोग देखेंगे कि फलां के साथ हुआ है तो मेरे साथ भी हो सकता है। इस डर से लोग अब कुछ नहीं करेंगे। है ना इंटरेस्टिंग बात। मुनीफ फारूक कह रहे हैं कि जो अभी तक जुल्म हुआ है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके साथियों ने किया है, ये कम है। आने वाले दिनों में रियासत ने यह फैसला किया है कि उन्होंने हार्ड स्टेट मजीद ताकत के साथ बनना है और कुछ लोगों का ऐसा हशर करना है कि उनको देखकर लोग इबरत पकड़ें और लोग ये डर जाएं कि इसके साथ हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है, ताकि कोई आवाज़ ना उठाए, कोई सांस ना ले। अब आपको वो याद आ गया जब मैं आपको कहता था कि ट्रैक्टर पर गाना चलाने पर FIR था, मस्जिद के अंदर अजान देने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ने के ऊपर FIR, मस्जिद से ऐलान करने के ऊपर FIR, मेहंदी पर गाना चलाने पर FIR, कबाल का 804 गाना गा देने पर रियासत मुखालफ गद्दारी बगावत वो वाला मुकदमा। ये बेसिकली खौफ व हरास फैला रहे हैं पूरी सोसाइटी में। ये चाहते हैं कि जैसे एक डिक्टेटर के खिलाफ लोग सोचते भी नहीं बात करने की, ये पाकिस्तान में इस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं। और अब MF आकर लोगों को बता रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर रियासत के अंदर मजीद जुल्म होगा और लोगों की आवाज़ें मजीद बंद की जाएंगी। अब ज़रा क्विकली मैं आपके सामने वेनेजुएला की सूरत हाल रख दूँ, क्योंकि कल वेनेजुएला के सदर, आपका कल है ज़ाहिर है, लेकिन अमेरिका में तो अभी भी दिन चल रहा है। अमेरिका का तो आज ही बनता है, क्योंकि जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो अमेरिका में शाम है, लेकिन आपकी तरफ बहुत सुबह मंगल की हो चुकी है। अमेरिका में ये पीर की शाम है। तो पीर वाले दिन अमेरिका के अंदर जो निकोलस मादुरो हैं उन्हें अदालत के अंदर पेश किया गया। बेड़ियों में जकड़ा हुआ था उन्हें, जब उन्हें अदालत के अंदर लाया गया और हथकड़ियाँ नहीं लगी थी लेकिन बेड़ियाँ लगी हुई थी। उनकी बेगम को भी लाया गया, वो शदीद ज़ख्मी थी, उनकी कनपट्टी पर और सर पर पट्टियाँ बंधी हुई थी उनकी बीवी के। और जो मादुरो थे वो भी बहुत ज़्यादा लग रहा था कि उनको भी चोटें आई हैं, क्योंकि वो सीधे चल भी नहीं पा रहे थे और कुर्सी पर भी, रिपोर्टर्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं जो अंदर से अदालत के देख कर आए हैं, कि वो कुर्सी पर भी सीधा नहीं बैठ रहे थे, एक तरफ को सहारा लेकर उन्हें बैठना पड़ रहा था, वो स्ट्रेट कुर्सी पर बैठ नहीं पा रहे थे। बहरहाल उन्होंने बहुत तगड़ा वकील हायर किया है मादुरो साहब ने अपने लिए। उन्होंने जो वकील हायर किया उसका नाम बैरी पॉलक है। बैरी पॉलक जो हैं वो इससे पहले विकीलीक्स के फाउंडर जूलियन असांज के वकील रह चुके हैं। इसी तरह से जो उनकी बेगम है, उन्होंने फॉर्मर ह्यूस्टन फेडरल प्रोसिक्यूटर मार्क डॉनले, वो भी बहुत बड़े वकील हैं, उनको हायर किया है। देखते हैं आने वाले दिनों में इस मुकदमे के अंदर क्या होता है। जब इन दोनों को अदालत में लाया गया तो अदालत के सामने बाहर बहुत सारे मुजाहिरीन भी आए। कुछ मुजाहिरीन इनके मुखालिफ भी थे निकोलस मादुरो के, लेकिन ज़्यादातर मुजाहिरीन इनके हक़ में मुजाहरा कर रहे थे। बहरहाल वहाँ पर उनकी अपने वकला से भी बातचीत हुई। जज ने जब उन्हें कहा कि क्या आपका नाम, अपनी शनाख्त करवाएं, क्या आप वाकई निकोलस मादुरो हैं, तो उन्होंने आगे से ये कहा कि उन्होंने ये अदालत की एक रिक्वायरमेंट होती है जिसमें अदालत नाम पूछती है जिसको भी अदालत में पेश किया जाए कि क्या आपका यही नाम है। तो उन्होंने बजाय इसके कि अपनी वो शनाख्त बताएं, उन्होंने उसके जवाब में ये कहा कि मैं वेनेजुएला का सदर हूँ, मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मुझे मेरे घर से अगवा किया गया है और मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ और मैं आज भी वेनेजुएला का सदर हूँ और मेरे साथ ये जो कुछ किया जा रहा है वो गलत किया जा रहा है। जिस पर जज ने उन्हें टोका और कहा कि मैंने सिर्फ आपसे आपका नाम पूछा है, बताएं क्या आप निकोलस मादुरो हैं। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं वही हूँ। उनकी बीवी से भी जाहिर है सवाल जवाब हुए, लेकिन दोनों ने यही कहा कि हमने कोई जुर्म नहीं किया, हम बिल्कुल इनोसेंट हैं। और देखते हैं, अब ये शायद मार्च में दोबारा उनकी अगली हेयरिंग होगी अदालत के अंदर भी। खैर आज बहुत सारी और बातें भी लोगों ने बताई कि वहाँ पर किस तरीके से डिस्कशंस हुई। जज के बारे में भी किसी दिन दोबारा आपको तफसील के साथ बताएंगे कि ये जज जो है, ये तकरीबन मेरा ख्याल इनकी उम्र जो है वो 90 साल के करीब शायद हो चुकी है। 92 साल, 90 मैंने कह दिया, माजरत, इनकी 92 साल के करीब इनकी उम्र हो चुकी है। जनवरी 2026 में ये 92 साल के हो जाएंगे। 28 दिसंबर 1933 में ये पैदा हुए थे। ये एक ऐसे जज समझे जा रहे हैं जो ये यहूदी ऑर्थोडॉक्स इनका नज़रिया है और ये समझे जाते हैं कि ये खासे असूल पसंद जज हैं। ये अपने जज्बात को बीच में नहीं लेके आते, ये जुडिशल प्रोसीजर को फेयर रखना चाहते हैं और उसी की फेयरनेस के ऊपर ये फैसले देते हैं। माजी में भी बहुत बड़े बड़े फैसले दे चुके हैं और कई ऐसे फैसले भी दे चुके हैं जो सदर ट्रंप के खिलाफ थे, जैसा कि वो फौरी तौर पर ऐसे लोग जिनके पास ग्रीन कार्ड या नेशनलिटी भी थी, वेनेजुएला से किसी गैंग से उनका ताल्लुक था, अमेरिका में रहते थे, उनको फौरी निकालना चाहते थे, लेकिन इन जज साहब ने उस रिक्वेस्ट को जो है वो स्ट्राइक डाउन कर दिया था, मतलब ट्रंप के खिलाफ फैसला दिया था। बहरहाल ये एक इंटरेस्टिंग मुकदमा है, देखते हैं अमेरिकी जुडिशल सिस्टम इसमें खड़ा हो पाता है कि नहीं, क्योंकि एक तरफ पूरा रियासत का ढांचा होगा और वो अपनी कौमी सलामती का और कौमी इंटरेस्ट का, कौमी जो मफाद है उसका केस बिल्ड करेंगे, और दूसरी तरफ अदालती निज़ाम होगा। आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि ये जो उनको उठाया गया है उस पर अमेरिकी अदालतें जो हैं वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती हैं। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।